Hello, students. Here, this is our understanding Ambedkar paper, generic elective paper. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर जो एक जेनरिक इलेक्टिव पेपर है, ये वो हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं. इसमें व्हाट सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट डू वी मीन बाय नेशनलिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा करी है वो राष्ट्रवाद क्या होता है वगैरह, ये राष्ट्रवाद की पूरा जो एक डिस्कोर्स है वो हम लोगों ने इससे पहले के 2 वीडियो में डिस्कस किया. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अम्बेडकर्स नोशन ऑफ नेशनलिज्म. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं उनका जो एक आइडिया है राष्ट्रवाद के ऊपर वो क्या है. देखिए, अम्बेडकर इज जनरली नोन एज आइकोनोक्लास्ट लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट और ही इज वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. देखिए, एक बहुत महान व्यक्तित्व माने जाते हैं वो आज़ादी के पूर्व के भारत के जब आंदोलन चल रहा था, और एक महान समाज सुधारक भी माने जाते हैं. यू कैन सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर इंग्लिश मीडियम एंड पार्ट 1 and 2 फॉर हिंदी मीडियम, दैट इज रिटन इन हिंदी. नेशनलिज्म इन इंडिया, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th century. देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का जो भाग है इंग्लिश में वो देख लीजिएगा, पहला होगा वो वीडियो और दूसरा वीडियो, और हिंदी में 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन करके है, उसे देखिएगा. वेयर आई हैव डिस्कस्ड व्हाई इंडियंस चूज द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड नॉट द रिवोल्यूशन. वहाँ ये चर्चा करी है मैंने कि किस तरीके से भारत में भारतीय जो हैं वो एक तरीके का समाज सुधार की तरफ बढ़ते हैं, ना कि विद्रोह वाला रास्ता वो लोग लेते हैं. तो उसके पीछे कारण क्या है, इस पर मैंने उसमें चर्चा करी है, तो आप लोग वो 2 वीडियो जरूर देखिए. हाँ, अपना हियर अम्बेडकर ऑल्सो टुक द सेकंड पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म. द सेम ज्योतिबा फुले और से महादेव गोविंद रानडे और थियोसॉफिकल सोसाइटी और राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जिस तरीके से बाकी 19वीं शताब्दी के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उसी तरीके से अंबेडकर ने भी सामाजिक सुधार का ही रास्ता चुना. ओके, सो ही बाय दैट टाइम व्हेन ही अराइव्ड इंडिया after his education from Columbia University and some other university, and he was well educated and very well highly qualified individual of that time. See, he realized that in India casteism is the root cause of every social evil. This was his stand. उनका स्टैंड क्या था? उनका स्टैंड ये था कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था ही सभी तरीके के जो इल प्रैक्टिसेस है उनकी जड़ है. तो यहाँ पर वो ही स्टार्ट्स द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द फॉर द लोअर कास्ट हिंदूज एंड टू मेक देम रियलाइज अबाउट सेल्फ confidence, about say self consciousness, okay, self respect, and the concept of dignity, equality, equal rights, justice and so on and so forth. देखिए, यहाँ जब वो समाज सुधार की तरफ बढ़ते हैं तो उनका कुछ नियत फोकस रहता है इस समय. वो नियत फोकस क्या था कि वो जो अनटचेबल कास्ट कही जाती थी या कही जाती हैं, उनके लिए अंबेडकर ने एक आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करी, आत्मनिरीक्षण की भावना विकसित करी. उन्होंने ये रियलाइज कराया कि जो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सम्मान होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत जाति व्यवस्था के,
तो जितने भी तरीके के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की वजह से जो भी इल प्रैक्टिसेस थी, उन पर उन्होंने प्रहार किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रयास किया कि जो भी व्यक्तियों के बीच में जो भेदभाव है उसको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, हाँ, इन सब आधारों पर जस्टिफाई किया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल जो राज्य था वो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भारतीयों को देता था. ओके, वाई ही टॉक्ड अबाउट rights, liberty, equality, justice, and so on and so forth? Because British colonial administration, through its various legislations and various introduction of laws and so on and so forth, introduced these concepts in India. So, according to the British administration, and in the eyes of British administration, each and every individual residing in India was equal before law or before state. So state shall not discriminate on any ground, be it caste or gender and so on and so forth. तो राज्य जो है वो किसी भी आधार पर, जाति आधार पर या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा. ये एक कॉलोनियल राज्य था. देखिए, Ambedkar's analysis of the origin of untouchability and his action plans for its complete removal from the Indian society was different from other social reformers, like say the earlier one like Raja Ram Mohan Roy or Dayanand Saraswati, or say Nehru, Gandhi, or anyone who was claiming to be the champion of reforms among लोअर कास्ट ग्रुप्स. देखिए, जो अंबेडकर जी का जो एक मुख्य योजना थी, जिस योजना के तहत वो चाहते थे कि किस तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सके भारतीय समाज से, तो उनका जो एक सिद्धांत था, उनका जो एक अप्रोच था, वो दूसरे जो लोगों ने आंदोलन चलाया उनसे बहुत ज़्यादा अलग था. वो चाहे राजा राममोहन रॉय हो, या आर्य समाज हो, या फिर गांधी हो, नेहरू हो, या जो भी नेशनल मूवमेंट के उस समय लीडर थे, जो अपने आप को ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम लोग दलितों का बीच में भी समाज सुधार कर रहे हैं. तो उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग रखा, और उन्होंने विचार भी इन सभी व्यक्तियों से बिल्कुल अलग दिए अपने. तो देखिए, सोशल रिफॉर्म की जहां तक बात है, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी समाज, भारतीय समाज में दलितों का उत्थान कैसे हो रहा है. ओके, नाउ व्हाट he saw how the Dalit communities or SC/ST communities in India is actually doing in this colonial state, whether their condition is improved or the condition is the same as during ancient or medieval India, and so on and so forth. So he questioned all these malpractices in the name of caste. तो बहुत सारी चीजों पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, and he became the voice of deprived and oppressed community of India. और इस तरीके से वो धीरे धीरे जो भी वंचित वर्ग था, जो भी दलित वर्ग था, उनका एक आवाज बन के उभरते हैं भीमराव अंबेडकर जी. देखिए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी. एज आई सेड अर्लियर, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल. जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक महान विचारक थे. तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी. व्हाट आर दीज बुक्स? नंबर 1, कास्ट इन इंडिया. ओके, एनिलेशन ऑफ कास्ट. सेकंड, who were the Shudras, who were they and we, and they became untouchable. Okay, so the various books which he wrote clearly shows that he has independent and original thinking. देखिए, जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी उससे ये पता चलता है कि बहुत
उनके पास एक ओरिजिनल आइडिया था दलित इमेंसिपेशन के बारे में, और उनकी जो सोच थी वो बाकी लोगों से थोड़ी भिन्न थी, थोड़ी अलग थी ना। Next he talks about what should be the basis of social reform among say Dalit communities. तो number one, political emancipation, social emancipation and economic emancipation, 3 तरीके के वो सुधारों की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जहां कोई भेदभाव प्रैक्टिस ना किया जाए। ओके और ये परिवारों में भी होना चाहिए। द सेम स्टाफ शुड बी इन द फैमिली एंड ही सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिजेस टू कंप्लीटली इरेडिकेट द कास्टिज्म फ्रॉम इंडिया। वो इंटरकास्ट मैरिजेस के समर्थक रहे ताकि जो भी जातिवाद है वो भारत से खत्म किया जा सके ना। द बर्थ थीसिस ऑफ कास्ट, यू माइट बी अवेयर, जो भी एक सिद्धांत है जो ये जन्म के आधार पे जो कास्ट मतलब जातियों को बांटता है, अंबेडकर क्रिटिसाइज्ड दिस आइडिया ऑफ हिंदुइज्म। अंबेडकर ने इस आइडिया को की आलोचना करी जो जन्म के आधार पर जातियों को बांटते थे। What he did, simply he exhorted its victims to oppose it, tooth and nail. He opposed tooth and nail and drew a distinction between merely living and living worthy. देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी विक्टिम है इस जाति व्यवस्था के, उनको इसका बिल्कुल कड़े तरीके से विरोध करना चाहिए, टूथ एंड नेल। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक तो होता है जीना और एक होता है सम्मान के साथ जीना। ये दोनों चीजें में अंतर करना हमें आना चाहिए और हमें सम्मान के साथ जीने वाले रास्ते को चुनना चाहिए। इट वॉज हिज आइडिया विच ही ट्राइड टू इंजेक्ट अमंग द अनटचेबल्स and try to convince them that they are subjugated in India throughout history. तो इस तरीके से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से जाति व्यवस्था में जो निम्न जातियां हैं उनको कैसे ऊंची जातियों ने एक तरीके से दबाकर रखा और उनको क्यों एक जीवन जीना और एक आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना है ना, इसके बीच में अंतर करना आना चाहिए। तो वो आत्मसम्मान के साथ जीने को ज्यादा वरीयता देते हैं। एंड living worthily, what does that mean for Ambedkar? It means this society should be based on liberty, equality, fraternity, justice. मतलब जो एक आत्मसम्मान से जीने की बात कर रहे हैं वो वैसे समाज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वैसे समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए और न्याय होना चाहिए, है ना। वो सामाजिक न्याय हो या कानूनी न्याय हो, इस तरीके से अंबेडकर ने अपना आइडिया रखा सोशल रिफॉर्म का। नाउ लेट मी ब्रीफली समराइज दिस वेरी concept. Why Ambedkar is saying all these things? Because Ambedkar was of the view that without having social reform or emancipation of Dalits and upper caste, the independence will lose its meaning. It will be for some upper caste fellows. It may be for some upper caste fellows, but not for everyone. So first, we have to make sure that the Dalit communities should have political representation and economic representation, okay, and social respect. These 3 things he focused on. देखिए अंबेडकर जिस तरीके से समाज सुधार की बात करते थे वो आज़ादी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ में वरीयता किस चीज को दी, उन्होंने वरीयता दी समाज सुधार को। उन्होंने ये कहा कि भाई आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आजादी से पहले हमें क्या चाहिए, दलितों के बीच में जो एक सामाजिक उत्थान है उनका वो होना चाहिए।
सामाजिक उत्थान होने के बाद जो उनका राजनीति में जो स्थान है, जो राजनीति में उनको पद वगैरह मिलना चाहिए, जो राजनीति में वो अपना एक जगह बना सके, वो उनको मिलना चाहिए। और तीसरा, उनको आर्थिक आधार पर जो भी चीजें हैं वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। वाई ही डिमांडेड ऑल दीज थिंग्स, क्यों इन्होंने मांग रखी? फॉर रिफॉर्म्स अमंग दलित कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, ताकि जो दलित कम्युनिटीज हैं उनके बीच में एक सुधार हो सके, नंबर वन। नंबर टू, वन इज रिफॉर्म एंड सेकंड इज विदाउट रिफॉर्म, हाँ, Dalit communities of India will not see their emancipation। देखिए, जब तक सुधार नहीं होगा तब तक जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शन है समाज के, वो अपना एक स्वयं विकास नहीं देख पाएंगे। जब स्वयं विकास होगा ही नहीं तो आजादी का कोई मतलब भी नहीं बनता, है ना। देखिए, समाज सुधार के साथ आजादी आए, ये ज्यादा अच्छी चीज है। इफ इंडिपेंडेंस इज कमिंग विद सोशल रिफॉर्म, then it is always good. If it is not coming with social reform, then the lower caste groups or those groups who are downtrodden or in hierarchy, they are lower, so they will suffer even after independence. तो आजादी के बाद भी जो हायरार्की में सबसे निचले स्तर पर आते हैं, है ना, उनका पूरी तरीके से आजादी के बाद भी शोषण जारी रहेगा। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान की है, जिसके बिना आजादी बेमानी साबित होगी। ये उनके विचार थे ना। व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ से नेशनलिज्म? सी, there is one famous quotation. Ambedkar says that social tyranny was more oppressive than political tyranny. Okay? A reformer who defies society is much more courageous man than a politician who defies government. Okay? मतलब कि एक रिफॉर्मर, जो समाज सुधारक, एक समाज सुधारक जो किसी भी ऐसे समाज का बहिष्कार करता है जो समानता, विश्व बंधुत्व वगैरह इन सब चीजों पर आधारित नहीं है, तो वो ज्यादा उसको साहसी कहा जाएगा बनिस्बत उस व्यक्ति के जो किसी राजनीतिज्ञ का विरोध करता है या जो सरकार का विरोध करता है। देखिए, समाज का विरोध करना ज्यादा टफ काम है। You can see in your surroundings, it is very difficult to question the long or age-old practices based on religion, caste, gender and so on and so forth even today. आज भी अगर हम लोग देखें तो हम ये पाएंगे कि जाति, धर्म, जेंडर, इनके आधार पर जो बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, उनको हम लोग आज भी ढो रहे हैं और उनके ऊपर सवाल खड़ा करने का मतलब है आफत बुलाना। तो अगर आप ऐसी किसी भी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो आप ज्यादा साहसी हैं बनिस्बत उस व्यक्ति के जो सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। सो अंबेडकर वॉज द पर्सन हु डिफाइड सोसाइटी। अंबेडकर एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने समाज की ही बहिष्कार कर दिया, उन्होंने उसी की आलोचना करी। क्यों? Why he defied society? Because society was entirely based on exploitation. क्योंकि जो समाज था वो पूरी तरीके से शोषण पर आधारित था। That was the prime reason. Okay, so he tried for the emancipation of Dalits. पूरी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि जितने भी दलित हैं उनका एक तरीके से इमेंसिपेशन हो, वो थोड़ा आगे बढ़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, अब क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल इन हिंदुइज्म टू डिफाई कास्टिज्म। ओके, कास्टिज्म इज वेरी मच इनहेरेंट in Hindu religion. One can say I am not a casteist, but somehow, to some extent, not if not all, but many, you will find
पीपल प्रैक्टिसिंग कास्टिज्म इन सम वे और अदर। देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा सभी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि हम जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जाति व्यवस्था प्रैक्टिस करते हुए नजर आ जाएंगे। ओके, तो ये जो जाति व्यवस्था है, इसी चीज की बात अंबेडकर कर रहे थे उस दौर में कि देयर इज इट इज वेरी लेस और नो प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया हिंदू सोसाइटी विल ओवरकम इट्स कास्ट वाला नेचर। तो हिंदू सोसाइटी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो जाति आधारित जो संरचना है उसको तोड़ सके। सो हिंदू सोसाइटी कैन विल नेवर ब्रेक इट्स कास्टिज्म। ओके, एंड सो ही डिफाइज हिंदू रिलीजन एंड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज लेटर फेजेस। इसीलिए वो सिर्फ इसी आधार पर, क्योंकि यहाँ भेदभाव होता है और जाति के आधार पर किया जाता है, जन्म के आधार पर किया जाता है, वो हिंदू धर्म का परित्याग कर कर बुद्धिज्म में चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं वो? क्योंकि उनके लिए दलित, बिकॉज व्हाई ही लीव हिंदुइज्म एंड बिकेम द follower of Buddhism, because for him the issue of Dalit liberation was the foremost one, and he emphasized that Dalits themselves have to come forward for its realization. देखिए उनका यह मानना था कि जो दलित का लिबरेशन है, जो एससी एसटी लिबरेशन है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को समझने के लिए दलित व्यक्ति को, दलित जितने भी एससी एसटी कम्युनिटीज हैं, उनको खुद आगे आना पड़ेगा। रास्ता दिखा दिया गया है, अब वो खुद इस रास्ते पर आगे आए, तभी उनका इमेंसिपेशन या उनका थोड़ा समाज में एक स्थान बन पाएगा। इट वॉज हिज आइडिया। सो दैट इज वाई इफ वी सी द एंटायर, यू कैन हियर दैट लेक्चर ऑन नेशनलिज्म। अब वो नेशनलिज्म वाले भाग में ऑन सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, सब भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में ये वाला लेक्चर देखिएगा। यू विल फाइंड दैट नो देयर इज व्हाट द वे ब्रिटिशर्स शो टू इंडियंस, बाबा साहेब was not actually following what Charles Trevelyan and Lord Macaulay was actually discussing. देखिए जिस तरीके का विचार अंबेडकर साहब लेकर आए, वो विचार उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था जो चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले वहां डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि ये सोशल रिफॉर्म के साथ साथ इमेंसिपेशन की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दलित इमेंसिपेशन। he is merely not a social reformer, say B.R. अम्बेडकर। बाबा साहेब जो है वो सीधे सीधे सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं है, ये बोल के हम उनका कद छोटा नहीं कर सकते। ही इज मच मोर देन सोशल रिफॉर्मर। हाँ, he tried to bring so many things among Dalits, beginning from self-realization, self-respect, dignity, and so on and so forth, to education, political emancipation, economic emancipation, and social emancipation, and so on and so forth. So he was more than the social reformer. तो कहीं ना कहीं वो हमें एक समाज सुधारक से ज्यादा आगे नजर आते हैं। एंड एट द एंड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट नो, we cannot have respect in Hindu society, so he left Hinduism and adopted say Buddhism, और इसीलिए वो हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जो है वो समाज सुधारक से ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इनको आप दूसरे समाज सुधारकों की कैटेगरी में नहीं रख सकते अंबेडकर को। अंबेडकर उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। वो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देने की कोशिश करी जो एक समाज सुधारक जो है वो लिमिटेड वे में रहते हुए देगा, लेकिन इन्होंने
क्या प्रयास किया? इनका प्रयास था कि जितने भी दलित समुदाय हैं उन सबका समाज में स्थान सुनिश्चित किया जा सके. ओके, दिस वाज हिज बेसिक idea. Now, what was his idea on nationalism? See, obviously, so far we have discussed it. Ambedkar's view of nationalism was in opposition to the dominant discourse of, say, Indian nationalism or any other nationalism, sub-nationalism. For example, Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak, Mohandas Karamchand Gandhi, Jawaharlal Nehru, and so on and so forth. Okay, so he and communist, socialist nationalism, obviously of Roy and Dutt and Namboodiripad and so on and so forth. So he opposed all these idea of nationalism. Why? Because he said that all these nationalism was based on Brahminical supremacy. Okay, ये जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, देखिए अंबेडकर का जो व्यू है नेशनलिज्म के ऊपर, वो उस दौर का जो नेशनलिज्म था उस नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग था और उसका विरोध भी किया करता था, चाहे वो अब महात्मा गांधी का कांग्रेस का नेशनलिज्म हो जिसमें नेहरू वगैरह सब लोग शामिल थे, या फिर कम्युनिस्ट सेकुलर लोगों का सोशलिस्ट राष्ट्रवाद हो, वो इसके भी विरोधी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक ब्राह्मण सुप्रीमेसी, जो एक ब्राह्मणवाद की जो सुप्रीमेसी थी वो नजर आया करती थी. तो इस सेंस में उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत बिल्कुल अलग था और बिल्कुल नया था. हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट न्यू. व्हाट वाज हिज देन ऑब्जेक्शन? बिकॉज ही सेड दैट Indian National Congress and the entire focus of Indian National Congress was independence of India and not the social reform of untouchables. Okay, so he opposed that idea. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है भाई, उसका सारा का सारा फोकस आजादी के ऊपर है, बिल्कुल भी फोकस उसका दलितों के सुधार के ऊपर नहीं है. इसीलिए उन्होंने उस राष्ट्रवाद को अधूरा राष्ट्रवाद कहा. ओके, और उसका विरोध किया. दूसरा जो लेफ्ट या कम्युनिस्ट नेशनलिज्म था, ही criticized that nationalism because it was based on abolition of class and not caste. देखिए वो जो कम्युनिस्ट आधारित जो राष्ट्रवाद था आजादी के पहले का, वो राष्ट्रवाद वर्ग पर आधारित था, जातीय पर आधारित नहीं था. इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो वर्ग को खत्म करना चाह रहे थे, जाति को नहीं. इवन अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, द कम्युनिस्ट्स did not want to eradicate casteism from Indian society or Hindu society, but class structure of Indian society. Their attack was more on class structure. So he clearly attacked the upper caste nature of all these movements and so on and so forth. So he articulated the concept of nationalism and synthesized the नेशनल परसेप्शन एंड एस्पिरेशन ऑफ डाउन ट्रोडन. देखिए यहां पर वो एक खुद का राष्ट्रवाद डेवलप करते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा मुखर आवाज देने की कोशिश करते हैं उनको, जो समाज का सबसे ज्यादा दबा हुआ है ना वर्ग है, उसको आवाज देने की कोशिश करते हैं. अंबेडकर्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, विच इज पॉपुलरली नोन एज दलित बहुजन नेशनलिज्म, वी मे कंपेयर इट विद कंटेम्पररी सबाल्टर्न फिलोसफी. Okay, or we can say that it was against anti-Hindu, anti-Brahminical discourse of Indian nationalism. देखिए जो अंबेडकर का नेशनलिज्म था, जो इन सबसे बिल्कुल अलग था, वो नेशनलिज्म कहलाया दलित बहुजन राष्ट्रवाद. ओके, जिसको आजकल के दौर में हम लोग उपाश्रित वर्गीय सिद्धांत के रूप में भी कह सकते हैं. तो कहीं ना कहीं दलित बहुजन राष्ट्रवाद की तरफ इनका रुझान देखने को मिलता है हमें. और ये जो एक राष्ट्रवाद था, ये राष्ट्रवाद हिंदू धर्म के खिलाफ था. ये राष्ट्रवाद जो जितने भी ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण थे, देखिए ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मणवादी, तो ब्राह्मणवादी जो दृष्टिकोण थे भारतीय राष्ट्रवाद के, वो चाहे कांग्रेस के जरिए हो या लेफ्ट के जरिए हो, उसके विरोध में ये खड़ा हुआ. एंड what was its aim? So its aim was to establish a casteless and classless society where no one would be discriminated on the basis of birth and occupation.
देखिए, इस राष्ट्रवाद में अंबेडकर ने यह कहा कि भाई हम एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं जहां किसी का भी जाति या वर्ग या जेंडर के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव जन्म और उसके कार्य पर भी आधारित नहीं होगा। सो दिस वॉज हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नाउ about Swaraj, he said that he criticized the concept of Swaraj of Tilak and said that Tilak said that Swaraj is my birthright, but if he would have raised the slogan annihilation of untouchability is my birthright, I would have supported him. देखिए कितना अंतर है कि भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा। अंबेडकर ये कह रहे हैं कि स्वराज ना बोल के वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये बात वो बोल रहे होते तो ये असली राष्ट्रवाद होता और मैं इस असली राष्ट्रवाद का समर्थन करता। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑफ अंबेडकर। टुमारो वी विल डिस्कस डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप ऑफ अंबेडकर। कल हम लोग सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे। Thank you very much.